तो ये कहानी है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, 100 साल के अंदर अंदर पूरे भारत की मालिक बन बैठी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं था। इसके पीछे छिपी थी एक बहुत ही गहरी रणनीति और कुछ बेहद चालाक नीतियां। देखिए, इतिहासकारों के बीच आज भी ये एक बहुत बड़ी बहस है। क्या भारत पर अंग्रेजों का कब्जा बस यूं ही हालातों के चलते हो गया, या फिर ये एक पहले से बनाया हुआ एक सोचा समझा प्लान था? चलिए, इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो हमारे सामने दो अलग अलग विचार हैं। एक तरफ जॉन सीली जैसे इतिहासकार कहते हैं कि ये सब तो बस अनजाने में हो गया, एक फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस में। वहीं दूसरी सोच ये है कि नहीं, अंग्रेज एक साफ इरादे के साथ आए थे, एक बड़ा साम्राज्य बनाने, और उन्होंने अपने इस प्लान पर एक एक करके काम किया। सच शायद इन दोनों के कहीं बीच में है। इस पूरी कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो यही सवाल कि यह हादसा था या योजना। फिर देखेंगे कि कैसे बंगाल की जीत पहली बाजी बनी। उसके बाद मैसूर और मराठों के साथ सत्ता का संघर्ष। फिर सिंध और पंजाब की बारी, और आखिर में वो नीतियां जिनसे ये कब्जा पक्का हो गया। तो सवाल उठता है कि अंग्रेज सफल हुए कैसे? सबसे पहली बात, उनके पास बेहतर हथियार और एक प्रोफेशनल आर्मी थी। उनके सैनिक ज्यादा अनुशासित थे और उन्हें तनख्वाह भी टाइम पर मिलती थी। दूसरा, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और वॉरेन हेस्टिंग्स और रॉबर्ट क्लाइव जैसे जबरदस्त लीडर थे। इन सब चीजों ने उन्हें भारतीय राजाओं पर एक बहुत बड़ी बढ़त दे दी। तो चलिए, कहानी शुरू करते हैं पहले और सबसे अहम कदम से, बंगाल पर कब्जा। सच तो यह है कि बंगाल की जीत ही वो पहली ईंट थी जिस पर ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी इमारत खड़ी हुई। इसकी शुरुआत हुई 2 लड़ाइयों से। 1757 में प्लासी की लड़ाई, जो सच कहें तो लड़ाई कम और एक साजिश ज्यादा थी, और फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई, जो एक असली सैन्य जीत थी। इन जीतों का नतीजा निकला 1765 की इलाहाबाद की संधि, जिसने खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस संधि से हुआ क्या? कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार। जरा सोचिए, उन्हें एक तरह से पूरे खजाने की चाबी ही मिल गई। इसी पैसे से उन्होंने अपनी सेना को और ताकतवर बनाया और भारत के बाकी हिस्सों को जीतने के लिए एक के बाद एक युद्ध लड़े। बंगाल का पैसा उनके साम्राज्य का ईंधन बन गया। अच्छा, बंगाल तो अब उनकी जेब में था। अंग्रेजों का अगला कदम था भारत की दूसरी बड़ी ताकतों को रास्ते से हटाना, और उस वक्त उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर थे दक्षिण में मैसूर और पश्चिम में मराठा। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। पहले 2 युद्धों में हैदर अली ने उन्हें जबरदस्त टक्कर दी। तीसरे युद्ध में उनके बेटे टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य खोना पड़ा, और आखिरकार 1799 में चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की हार और शहादत के साथ ही मैसूर पर अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया। अब बारी थी मराठों की। उस समय भारत की सबसे बड़ी शक्ति वही थे। अंग्रेजों के साथ इनके 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध तो लगभग बराबरी पर छूटा, लेकिन दूसरे युद्ध ने पेशवा को बहुत कमजोर कर दिया, और तीसरे युद्ध के खत्म होते होते एक जमाने का ताकतवर मराठा साम्राज्य पूरी तरह बिखर गया और ब्रिटिश राज का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। पर सवाल ये है कि इतने ताकतवर मराठा आखिर हारे क्यों? वजहें कई थीं। उनका नेतृत्व आपस में बंटा हुआ था, उनका राजनीतिक ढांचा बहुत ढीला था, और उनकी सैन्य तकनीक पुरानी पड़ चुकी थी। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क पैदा किया वो था अंग्रेजों की कूटनीति और जासूसी ने। उन्होंने बड़ी चालाकी से मराठा सरदारों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया और उनकी एकता को तोड़ दिया। मैसूर और मराठों जैसी बड़ी ताकतों को हराने के बाद अंग्रेजों का ध्यान गया भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने पर। अब उनके निशाने पर थे सिंध और पंजाब। 1843 में अंग्रेजों ने कई झूठे बहाने बनाकर सिंध पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उनकी नजर पड़ी पंजाब पर। महाराजा रंजीत सिंह की मौत के बाद सिख साम्राज्य अंदरूनी कलह से कमजोर हो चुका था। अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया और 2 युद्धों में सिखों को हराकर 1849 तक पंजाब को भी ब्रिटिश भारत में मिला लिया। सिंध पर कब्जा करने वाले जनरल चार्ल्स नेपियर की ये बात अंग्रेजों की सोच को साफ दिखाती है। उन्होंने खुद कहा था, हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे।
ये दिखाता है कि उनके लिए सही गलत से ज्यादा जरूरी अपने साम्राज्य का फायदा था। देखिए, हर बार जंग लड़ना महंगा भी था और रिस्की भी। इसलिए अंग्रेजों ने अपनी सैन्य ताकत के साथ साथ कुछ ऐसी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज भी बनाई जिनसे वो बिना लड़े ही भारतीय राज्यों पर अपना कंट्रोल कर सकें। इनमें सबसे चालाक नीति थी लॉर्ड बेलेस्ली की सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस। ये एक तरह का प्रोटेक्शन डील था। अंग्रेज भारतीय राजा को बाहरी हमलों से बचाने का वादा करते, जिसके बदले में राजा को अपने राज्य में एक अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती और उसका पूरा खर्चा भी उठाना पड़ता। लेकिन इस सौदे की असली कीमत थी आज़ादी। राजा अब न किसी से दोस्ती कर सकते थे न दुश्मनी, और धीरे धीरे कंपनी के हाथों की कठपुतली बन जाते थे। ये बिल्कुल एक जाल की तरह था जो 4 स्टेज में काम करता था। पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, फिर साथ मिलकर लड़ो, फिर सुरक्षा के बदले पैसे मांगो, और आखिर में जब राजा पैसे न दे पाए तो उसके राज्य का एक बड़ा हिस्सा ही हड़प लो। बस इस तरह धीरे धीरे राज्य की अपनी ताकत खत्म हो जाती थी। दूसरी बड़ी ही खतरनाक नीति थी लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति। इसका नियम बहुत सीधा था। अगर किसी राजा की अपनी कोई संतान नहीं है तो उसके मरने के बाद उसका राज्य सीधा अंग्रेजी हुकूमत में मिला लिया जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को वारिस मानने की जो भारतीय परंपरा थी उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करके सतारा, झांसी और नागपुर जैसे कई बड़े बड़े राज्यों को हड़प लिया गया। इस जबरदस्ती ने भारतीय शासकों के मन में गुस्से और शक की ऐसी आग लगाई जो आगे चलकर 1857 के महान विद्रोह की एक बहुत बड़ी वजह बनी। तो चलिए एक नज़र में सब कुछ जल्दी से दोहराते हैं। 1757 प्लासी से शुरू होकर 1849 में पंजाब तक अंग्रेजों ने एक एक करके बंगाल, मैसूर, मराठा, सिंध और पंजाब पर कब्जा किया। उनके 2 सबसे बड़े हथियार थे, एक सहायक संधि और दूसरा हड़प नीति। ये सारे तथ्य परीक्षाओं के नजरिए से बहुत जरूरी हैं, इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ गए जिससे हमने शुरू किया था। व्यापारियों से शासक बनने का ये जो सफर था, क्या ये एक सोचा समझा प्लान था या सिर्फ किस्मत और हालात का खेल? शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, लेकिन ये सवाल हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर करता है कि इतिहास कैसे बनता है, महत्वाकांक्षा, मौके और हालातों के एक जटिल मिश्रण से।